हेलो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर पीएल सैनी आप सभी का बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि विकास के सिद्धांतों में से जो विकास की जो 10 सिद्धांत है उनमें से एक है। ठीक है, और इस सिद्धांत की हम प्रीवियस क्लासों में बात कर चुके हैं कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 3 पहलू हैं। वो 3 पहलू कौन कौन से हैं? पहला पहलू है टोपोग्राफिकल या कह दो स्थलाकृतिक, दूसरा पहलू है डायनेमिक या गत्यात्मक, और तीसरा पहलू है मनोलैंगिक विकास। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर या मैं कहूं स्थलाकृतिक संरचना में हम बात कर चुके हैं। जो मन होता है, ठीक है, उसको हमने 3 प्रकार से पढ़ा था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। यानी मैं कह दूं मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायनेमिक स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो हम पुनः बात कर लेते हैं। डायनेमिक स्ट्रक्चर में एक तो है व्यक्तित्व। सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, व्यक्तित्व की अलग चर्चा हमने व्यक्तित्व वाले टॉपिक में पहले भी कर चुके हैं और वहां हमने देखा था कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो गत्यात्मक सिद्धांत में हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, मूल प्रकृति की बात करते हैं, जो कि सिगमंड फ्रायड ने 2 बताई हैं, जिजीविषा और ममूर्षा। हालांकि मूल प्रकृति के बारे में या मूल प्रवृत्ति के बारे में हम बताएं तो मैकडूगल ने 14 बेसिक या मूल प्रवृत्ति बताई हैं। ठीक है, जिनकी हम डिटेल्ड स्टडी बाद में करेंगे। तो यहां पे अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो किसके द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई 2 मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे। कौन कौन सी? जिजीविषा और ममूर्षा। ठीक है, और उसके बाद हम उसी क्लास में बात करेंगे शैशव कामुकता की, ठीक है, नार्सिसिज्म की, लिबिडो की, इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथियों की। तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे डायनामिक स्ट्रक्चर या गत्यात्मक संरचना के व्यक्तित्व की। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो 3? पहला इड, या जिसे हम कह देते हैं इदम, दूसरा ईगो या इसे हम कह देते हैं अहम, और तीसरा सुपर ईगो, इसे हम कह देते हैं परम अहम। ठीक है, तो ये 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। सबसे पहले हम इनकी जानकारी ले लेते हैं कि ये 3 व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। अगर हम वो चीज समझ लेते हैं तो ये सारा हम पूरा समझने में हमें टाइम नहीं लगेगा, ये काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सुनिएगा, जो इड जो प्रकृति होती है व्यक्तित्व की, वो सुखवादी अवस्था होती है। वो सिर्फ अपना भला चाहती है। ठीक है, जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके अचेतन मन में रहते हैं, जो वो पाना चाहता है, सिर्फ उन चीजों को पाना ही चाहता है। वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता कि इससे दूसरे को कितनी हानि हो रही है, कितनी क्षति हो रही है, ये चीज उचित है या अनुचित है। इन सभी की चिंता किए बगैर वो सिर्फ अपना फायदा देखता है और जो इच्छाएं उसके मन में जागृत होती हैं उनको पूर्ण करना चाहता है। तो ऐसी प्रकृति वाले व्यक्तित्व को कहा जाता है इड। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें ईगो में क्या होता है? ईगो एक संतुलन वाली स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति जिन चीजों को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो उन्हें सामाजिक संतुलन में भी देखता है। क्या मैं अगर ये प्राप्त करूंगा तो वो सही होगा? क्या मेरा ऐसा करना उचित है? क्या ऐसे करने से किसी को कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगी, किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंचेगा, या मेरा ऐसे करने से मुझे कोई पछतावा तो नहीं होगा, या मुझे कोई सजा तो नहीं मिलेगी? इन सारी चीजों को वो देख करके कार्य करता है। तो ऐसी प्रकृति कहलाती है ईगो प्रकृति। थर्ड जो प्रकृति है सुपर ईगो प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये प्रकृति पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता से रिलेटेड होती है। ये सांसारिक माया मोह, काम वासना, ठीक है, इच्छाओं, इनसे परे सभी को सुखी देखना चाहती है। बिल्कुल आदर्शवादी प्रकृति होती है। तो चलिए आइए देखते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मिड की बात करें तो ये इच्छाओं का भंडार ग्रह होती है। क्या होती है जी? इच्छाओं का भंडार ग्रह होती है। ईगो में वहां क्या होता है? इच्छाओं के भंडार ग्रह की जगह व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है। ठीक है, जबकि सुपर ईगो में नैतिकता से परिपूर्ण होता है।
दूसरी प्रकृति की बात करें तो ये सुखवादी सिद्धांत होता है। ये क्या होता है? सुखवादी सिद्धांत होता है। ईगो की बात करें तो ये वास्तविक सिद्धांत होता है, जबकि सुपर ईगो की बात करें तो ये आदर्शवादी सिद्धांत होता है। ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत। तो यहां पे आध्यात्मिकता से रिलेटेड चीजें आती हैं, यहां पे संतुलन वाली स्थिति या संतुलन वाली चीजें आती हैं। ठीक है, जिनमें व्यक्ति अपना बैलेंस बनाए रखता है, और यहां पे सिर्फ इच्छा पूर्ति वाली चीजें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें थर्ड, तो ये जैविक पक्ष है। ठीक है, जो कि अगर हम पशु की बात करें या अगर हम इसकी तुलना करें, जैसे व्यक्ति की अगर बात करें, कोई व्यक्ति होता है तो बचपन में उसकी जो भावनाएं होती हैं, बच्चा जो होता है वो सिर्फ किसी चीज को लेना जानता है, खाना जानता है। ठीक है, अगर वो समाज के लोगों के टच में नहीं आता है तो सिर्फ वो उन चीजों को लेना जानता है, पर फिर भी बच्चे की जो प्रकृति होती है वो किसी भी चीज को लेने की होती है। जब समझदार हो जाता है, ठीक है, जब उसका शादी ब्याह हो जाता है, एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है और समाज में उसकी एक स्थिति बन जाती है, तब वो किसी भी चीज के बारे में जब सोचता है तो उन चीजों को, उन कार्यों को वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तुलना करता है। वो देखता है कि इससे मेरी वैल्यू पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, मुझे कोई सजा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो उसकी ईगो प्रकृति हो जाती है। और जब वो बुढ़ा हो जाता है या उसे बुढ़ापा आ जाता है तो उसकी प्रकृति आदर्शवादी हो जाती है, यानी सुपर ईगो की हो जाती है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से नैतिक और आदर्शवादी बातें करने लगता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे जैविक पक्ष। तो जीव जंतु जो भी होते हैं या जानवर जो भी होते हैं उनकी तरह इसमें सिर्फ जैविक पक्ष होता है, जबकि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, व्यक्ति सोचता समझता है और उसके बाद कार्य करता है, और यहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष होता है। ठीक है, तो ये तीसरा। चौथी की अगर बात करें तो इसे माना जाता है मनुष्य के अंदर दानव, क्योंकि ये सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करना जानता है, ईड प्रकृति वाला व्यक्ति। तो इसे कहते हैं मनुष्य के अंदर दानव, इसे कहते हैं मनुष्य के अंदर मनुष्य, संतुलन की स्थिति जो कि हमने कहा था, जबकि इसे कहते हैं मनुष्य के अंदर देव। ठीक है, मनुष्य के अंदर देवता या मनुष्य के अंदर भगवान। चलिए अगला है, यह अचेतन मन से संबंध होती है। अचेतन में जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें व्यक्ति पूर्ण करना चाहता है, जबकि चेतन मन से संबंध होती है, व्यक्ति देखता है कि मैं ऐसा करूंगा तो उसका क्या परिणाम। ठीक है, जबकि यहां पर सुपर ईगो में अवास्तविकता या अर्धचेतन मन से संबंधित होती है। यह अर्धचेतन मन से संबंधित होती है और अवास्तविक होती है। चलिए अगला पॉइंट है अनैतिक और अपराध कार्य इसमें आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ईड के वशीभूत होकर ही अनैतिक और अपराध कार्य करता है। ठीक है, तो जब भी वो अनैतिक या अपराध कार्य करता है वो सारे उसकी ईड प्रकृति के कारण ही होते हैं, उसकी ईड के वशीभूत होने के कारण ही होते हैं। ठीक है, जब उसमें ईगो होता है तो वो समायोजित कार्य करता है। ठीक है, और सुपर ईगो की स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक आदर्शपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें तो ईड प्रकृति कुसमायोजन का कारण होती है। ईड प्रकृति जो होती है वो कुसमायोजन का कारण होती है, जबकि ईगो समायोजन का आधार होती है। हमने पहले ही कहा था, ये हम पहले कह चुके हैं कि वो संतुलन की अवस्था होती है ईगो, तो ये समायोजन का कार्य। और यहाँ पे अत्यधिक आदर्शपूर्ण कार्य, यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है? अत्यधिक आदर्शपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह कुसमायोजन का, ये अनैतिक व अपराध कार्य करता है, यहाँ पे सामाजिक कार्य करता है और यहाँ अत्यधिक आदर्शपूर्ण कार्य करता है। यह प्रकृति कुसमायोजन का कारण होती है, यहाँ समायोजन का आधार होता है, जबकि यहाँ पे आदर्शों की अधिकता के कारण कुसमायोजन होता है। नेक्स्ट है ईड प्रकृति वाले लोगों की तुलना पशु प्रवृत्ति से की गई है। ठीक है, पशु प्रकृति होती है ईड प्रकृति वाले व्यक्तियों की, जबकि ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन की अवस्था कौन सी होती है? ईगो होती है, और सुपर ईगो नैतिक व आदर्शवादी प्रवृत्ति होती है। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं। फाइनल है काम प्रवृत्ति युक्त। ये कौन होता है? काम प्रवृत्ति युक्त। ईड वाले व्यक्ति या ईड व्यक्तित्व में काम प्रवृत्ति अधिक होती है, काम प्रवृत्ति होती है, जबकि यहाँ पे संतुलित प्रवृत्ति होती है, जबकि सुपर ईगो में नैतिक व आदर्शवादी बातें होती है, या हम कहें नैतिक व आदर्शों से पूर्ण प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये ईड, ईगो और सुपर ईगो प्रवृत्ति के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू दोबारा। तो गत्यात्मक संरचना, सिगमंड फ्रायड ने जो उसका दूसरा पहलू अपने सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का दूसरा पहलू गत्यात्मक संरचना बताया था, और इसके अंतर्गत पहली अगर बात करें तो उन्होंने व्यक्तित्व की बात की थी। इस व्यक्तित्व के बाद में उन्होंने व्यक्तित्व की 3 प्रकृति बताई थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसे हम कह देते हैं इदम, अहम और परम अहम। ठीक है, क्या क्या होता है इनमें देखिएगा दोबारा। यहाँ यह इच्छाओं का भंडार गृह होती है, कौन सी? ईड प्रकृति।
सुखवादी सिद्धांत होता है, ये जैविक पक्ष से संबंधित होती है, मनुष्य के अंदर दानव हम कह सकते हैं, अचेतन मन से संबंध होती है, नैतिक व अपराध कार्यों से संबंधित होती है, कुसमायोजन का कारण होती है, कौन सी प्रकृति, ईड प्रकृति, पशु प्रवृत्ति होती है और काम प्रवृत्ति युक्त होती है। तो ये तो है सारी ईड के बारे में। ईगो की बात करें तो यह संतुलन की स्थिति होती है। देखिएगा यहाँ यह व्यक्तित्व का कार्यपालक होती है, वास्तविक सिद्धांत से संबंधित होती है, मनोवैज्ञानिक पक्ष इसमें होता है, इसे मनुष्य के अंदर मनुष्य माना जाता है, यह चेतन मन से संबद्ध होती है, समायोजित कार्य इसमें किए जाते हैं, समायोजन का आधार होती है, ईड तथा सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य करती है और यह संतुलित प्रवृत्ति होती है। करेक्ट। सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो जिसे हम कहते हैं परम अहम, यह आध्यात्मिकता से पूर्णतः रिलेटेड होती है, नैतिकता से परिपूर्ण, आदर्शवादी सिद्धांत इसमें होते हैं, आध्यात्मिक पक्ष इसमें आता है, इसे मनुष्य के अंदर देव माना जाता है। ठीक है। अवास्तविकता या अर्धचेतन मन से संबंधित सुपर ईगो की प्रकृति होती है, अत्यधिक आदर्शपूर्ण कार्य इसमें किए जाते हैं, आदर्शों की अधिकता के कारण कुसमायोजित। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में अत्यधिक आदर्श आ जाते हैं, ठीक है, या मैं कहूं वह अत्यधिक आदर्शपूर्ण कार्य करने लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसे कुसमायोजित बना देते हैं। या नैतिक व आदर्शवादी प्रवृत्ति होती है और नैतिक आदर्शों से पूर्ण प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के 3 प्रकार और उनसे संबंधित तीनों प्रकारों की गुण एवं विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसी पहलू की, व्यक्त्यात्मक पहलू की नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।